हेलो एवरीवन, आरओ प्रीलिम बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिवीजन के स्तर पे आज हम दो टॉपिक यहां पर लेने वाले हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस यहां में शामिल होंगे और दूसरी तरफ यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनागत क्वेश्चन यहां पर हम लेने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ आयोगों से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन होंगे, तो आज हम यहाँ पर इनका रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी यहाँ पर हमें देखना है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़कर आए हैं उनका हम रिवीजन करेंगे, उनके क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देखें और उसके बाद रिवीजन जरूर करें। सेशन समाप्त होने के बाद उस टॉपिक का एक बार जरूर रिवीजन कर लें और फिर उसके बाद कल के टॉपिक पर जाएं। तो चलिए आपके समक्ष यहाँ पर प्रश्न आते हैं, एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं, उनको समझते हैं और थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से वह कौन था जिसके जैन आचार्य राजशेखर तथा जिन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद एवं उन विवादों को विद्वानों को धन आदि भेंट करने के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन में है अकबर, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये बताइए ये जो घटना है ये किस शासक के शासनकाल में देखने को मिलती है, ए, बी, सी या डी में से। देखा जाए तो ये जो घटना है वो तुगलक वंश का शासन जब चल रहा था दिल्ली में तब की है। और इसमें हम देखें तो जो मोहम्मद बिन यहाँ पर तुगलक हैं ये काफ़ी उदार और सहिष्णु यहाँ पर शासक माने जाते थे। और इन्हीं के शासनकाल में देखें तो ये आपको घटना देखने को मिलती है जो कि जैन आचार्य राजशेखर और जिन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद उन्हें धन इत्यादि प्रमाण देने की बात मिलती है। उदार और सहिष्णुता की अगर हम स्थिति को देखें तो ये पहला शासक था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भी यहाँ पर आपको शामिल हुआ था। इसको लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। होली के त्यौहार में शामिल होने वाला जो शासक था वो भी मोहम्मद बिन तुगलक था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपको सी। दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर या किस नगरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं कराया है। ठीक है, नगर यहां पे देख लीजिए कौन कौन से हैं आपके। इसमें आपको आते हैं फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद, जौनपुर, हिसार फिरोजा, फिरोजपुर। तो यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन देख लीजिए नीचे कूट में, केवल 2, बी है 1, 3, 5, 6, सी है 1, 2, 4, 5, 6, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपको बताना है इसमें से किन किन नगरों का निर्माण जो फिरोज शाह तुगलक के समय या शासनकाल में कराया गया है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है, ए, बी, सी, डी में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक अपने समय में स्थापत्य को लेकर, वास्तुकला को लेकर, निर्माण इत्यादि को लेकर काफ़ी यहाँ पर फेमस रहे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पर नगरों का भी निर्माण कराया है। स्थापत्य शैली को देखें तो यहाँ पर वास्तुकला स्थितियों को यहाँ पर भी निर्मित कराया है, मस्जिदों इत्यादि का निर्माण कराया है, महलों को लेकर देखें तो इसलिए यहाँ पर फिरोज शाह के तुगलक, अगर हम कहें तुगलक शासनकाल में सबसे ज़्यादा वास्तुकला या निर्माण स्थापत्य नगरों के विकास की स्थिति तो वो हमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखें सिर्फ एक नगर है जो कि इसमें से फिरोज शाह तुगलक के समय में नहीं कराया गया है निर्माण, वो है आपका फैजाबाद। इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो इतने हैं फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार फिरोजा, फिरोजपुर, यानी कि 1, 2, 4, 5, 6, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। इन सभी का यहाँ पे निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो क्वेश्चन दूसरे का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के शासन कार्यकाल में दिल्ली पर यहाँ पे आक्रमण किया है। ए, बी, सी, डी में देखें तो नासिरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और खिज्र खां हैं। तो तैमूर के द्वारा भारत पर जब आक्रमण किया गया उस समय किसका शासनकाल था या कौन सा यहाँ पर शासक था ये बताना है। देखा जाए तो तुगलक जो है जो शासन वो उसका था, कह सकते हैं भारत पर उसने आक्रमण किया, कब किया था, करीब 1398-99 में। ठीक है, और इस समय जो दिल्ली का शासन संभाल रहा था वो था नासिरुद्दीन महमूद। जब आक्रमण यहाँ पे किया गया था, नासिरुद्दीन जो महमूद होता है वो दिल्ली का जो शासन होता है छोड़कर भाग जाता है। और जब 1405 में यहाँ पर देखा जाए तैमूर की मृत्यु हो जाती है तब वापस आता है नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली के शासन करने। और तब तक अगर हम देखें तो वहाँ पर धीरे धीरे काफ़ी सारे जो राज्य थे, जौनपुर हो गया, गुजरात हो गया, वो इसके शासनकाल से यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 4 देखिए, मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। दूसरा है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो 4 कथन हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक कथन सत्य है, अर्थात 3 गलत हैं, वो आपको पहचानने हैं। सही कौन सा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए यहाँ पे एक एक करके हम देखते चलते हैं, आप अपना आंसर दे दीजिए जब जिसको जो देना है। इसमें पहला जो है कहता है कि अलाउद्दीन विभाग ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की। देखिए आरिज जैसा कोई विभाग था ही नहीं। अगर हम देखें, अगर यहां पे होता आरिज ए मुमालिक, ठीक है, आरिज ए मुबालिक अगर होता है तो हाँ यहां पर इस विभाग की स्थापना की गई थी और यहां पे देखा जाए तो इसको सैनिक विभाग, एक सैनिक विभाग के तौर पे इसे देखा जाता था, लेकिन सिर्फ आरिज विभाग यहां पे गलत है। दूसरा, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, तो ये भी गलत है, यहाँ पे बलबन नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, अलाउद्दीन खिलजी। काफी सारे सैन्य सुधारों को अगर देखें अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, जिसमें से सैन्य सुधार एक था और उसमें घोड़े दागने की प्रथा भी उसमें शामिल थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर देखें तो दूसरा भी गलत, 4 का दूसरा गलत है। तीसरा कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, यहाँ पे ये भी गलत है, चाचा नहीं बैठे थे बल्कि चचेरा भाई बैठा था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक बैठता है जो उसका चचेरा भाई था, तो तीसरा भी गलत है। चौथा, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये सही है, और विभाग का नाम क्या था, दीवान ए बंदगान। ये गुलामों के विभाग जो इसने स्थापित किया था वो दीवान ए बंदगान था, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, इसने बहलोल लोदी के द्वारा अपनाए गए अफगानी राजस्व सिद्धांत को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया, और दूसरा, इसने निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को पुनः विकसित किया था, अफगानों की स्वतंत्र व विरोधी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उन्हें नियंत्रित किया। कूट है, केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, बी केवल 2 सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो यहां पर बताएं कौन से कथन यहां पर देखे जाए तो आपको सिकंदर लोदी के संदर्भ में सही है वो बताने हैं। देखिए यहां पे सिकंदर लोदी जब अपने शासनकाल में बैठते हैं, शासनकाल इसका कब से कब तक रहता है, 1489 से लेके 1517 तक, ठीक है। सिकंदर लोदी यहाँ पे शासन करता है और उसने बहलोल लोदी के समय में अपनाए गए, क्योंकि बहलोल लोदी जो शासन करता था वो सभी अफगानी, क्योंकि एक शासनकाल था और अफगानी जो होते सभी को एक साथ यहाँ पर मिलकर भाईचारे के साथ यहाँ पे शासन करता था, जिसमें अफगानी राजस्व सिद्धांत को अपनाता था। लेकिन जब सिकंदर लोदी शासन बनता है तो उसे ने यहाँ पर अपने आप को जब शासक घोषित किया तो उसने अफगानी राजस्व सिद्धांत को यहाँ पे समाप्त कर दिया और अपने आप को श्रेष्ठ यहाँ पर, मतलब शासक के तौर पे सबसे श्रेष्ठ यहाँ पर अपने आप को रखने की कोशिश इसके तहत उसने स्थापित की, और एक निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा की, ये भी यहाँ पे सही, अफगानों को स्वतंत्र विरोधी प्रवृत्ति को अंकुश लगाया उसने। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पे अपने आप में सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी। सी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। यह भी काफी पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर आया था, ठीक है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और सिकंदर लोदी। तो ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा, सबको पता है ये आंसर कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे टोपरा का जो अशोक स्तंभ था वो फतेहाबाद मस्जिद में यहाँ पर लेकर लाया गया और लगाया गया था, और दूसरा जो है मेरठ का जो अशोक स्तंभ है ये दिल्ली में, ठीक है। और ये दोनों ही स्थितियां जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन का 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, फिरोज शाह तुगलक। 7वां देखते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया, खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानवा का युद्ध। तो यहां बताएं, आसान सा प्रश्न है। महाराणा सांगा जो कि देखा जाए तो आपको कहां के शासक थे, मेवाड़ के, ठीक है। अब मेवाड़ के जो शासक महाराणा सांगा थे, इन्होंने 2 जो युद्ध यहाँ पर इनसे रिलेट करते हैं, एक है आपका खतौली का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी किस युद्ध में परास्त हुआ, तो यहाँ पे देखिए खतौली का युद्ध था, जो कि 1517-18 में यहाँ पे लड़ा गया महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। खतौली का युद्ध 1517-1518 में लड़ा गया। इसमें इब्राहिम लोदी जो होता है वो हार जाता है। वहीं महाराणा सांगा एक और युद्ध में शामिल होते हैं आगे चल के, खानवा का युद्ध में 1527 में बाबर के विरुद्ध, और यहाँ पर महाराणा सांगा की जो होती है वो हार होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है। ए सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी,
सी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, या डी बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर आपको क्रम बताना है, सबसे पहले शासक कौन बनता है, उसके बाद और सबसे बाद में कौन। लोदी वंश का पूरा जो कार्यकाल अब देखने को मिलता है, हम देखते हैं 1451 से लेकर के 1526, ये लोदी वंश का शासनकाल। इसमें तीन प्रमुख जो शासक हैं, एक यहाँ पर हैं आपके बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी का जो शासनकाल है वो 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1489 तक रहता है। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है वो 1489 से लेकर के 1517 तक रहता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो इसमें बनते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल जो होता है 1517 से लेकर के 1526 तक रहता है। तो यहाँ पे सही क्रम क्या होगा, पहला बहलोल लोदी होंगे, फिर सिकंदर लोदी होंगे और बाद में इब्राहिम लोदी होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 8 का सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सही सुमेलित सही युग्म में से यहाँ पे बताना है, जो युग्म दिए हुए हैं इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। इन चार में से बताना है कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए 9 में पहला जो है बाज बहादुर मालवा से रिलेट करते हैं, सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा से हैं, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से हैं, ये तीनों ही कथन सही है। यहाँ पे जो ये चौथा है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे अहमदनगर नहीं है बल्कि क्या है, बीजापुर, ठीक है। तो यहाँ पर यूसुफ आदिल शाह किससे संबंध करते हैं, बीजापुर से, और अहमदनगर जो होता है वो मलिक अहमद। देखा जाए तो बहमनी राज्य जो होता है 5 अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होता है, जिसमें से आप यहाँ पर अहमदनगर बीजापुर को देखते हैं। बीजापुर के यहाँ पर जो स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई, वहीं अहमदनगर की स्थापना यहाँ पर मलिक अहमद के द्वारा की गई, या उसका शासक या पहला शासक जो है वो था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया है। ऑप्शन है जैन उल आबदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी या अकबर। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है, इन चारों में से सबसे पहले किसने यहाँ पे जजिया कर को खत्म किया था, ए, बी, सी या डी में से। यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें एक शासक है जिनको हम कहते हैं कश्मीर का अकबर भी, ठीक है, और वो हैं जैन उल आबदीन, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर। इनका शासनकाल रहा 1420 से 1470 तक, और ये कश्मीर में यहाँ पर ये शासन करते थे। इन्होंने ही यहाँ पर देखा जाए तो सर्वप्रथम कश्मीर में यहाँ पर अपना जजिया कर को ख़त्म किया था। इसके साथ साथ देखा जाए तो इन्होंने महाकाव्य जैसे कि महाभारत है, राज तरंगिणी है, उनका यहाँ पर इसने फारसी में अनुवाद भी कराया था। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए अमुक्तमाल्यद किस शासक की रचना थी, यह पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है देवराय प्रथम, विरूपाक्ष, नरसिंह तुलव या कृष्णदेवराय। तो यहां पर यह बताना है अमुक्तमाल्यद किस शासक की रचना है, ए, बी, सी या डी। अगर इसमें हम देखें अमुक्तमाल्यद जो रचना है ये बेसिकली आपको तेलुगु भाषा में लिखी गई, ठीक है, और विषय इसका है राज्य व्यवस्था। जैसे कि आप यहाँ पे कौटिल्य का देखते हैं अर्थशास्त्र, ठीक वैसी ही ये कुछ आपको रचना है, और जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थागत चीजें, राजव्यवस्था पर आधारित ये पुस्तक लिखी है अमुक्तमाल्यद, और लिखी जो है वो है कृष्णदेव राय के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा 11 का डी। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था, किसके शासनकाल में आया था ये बताना है। ए है देवराय प्रथम के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में या वीर विजय के राज्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, ए, बी, सी, डी। देखा जाए जो अब्दुल रज़ाक है ये आपको बेसिकली आप जानते हैं शाहरुख का यहाँ पर एक राजदूत बन के आता है, और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है, जिनका शासन 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है। इसके शासनकाल में अब्दुल रज़ाक यहाँ पे देवराय द्वितीय यानी विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पर विजिट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बी, 12 का बी राइट आंसर है।
चलिए आते हैं अपने इकोनॉमी के सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ना तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है, ना ही योजना आयोग। बी है, वित्त आयोग का क्षेत्र जो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगपूर्ण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। सी है, कोई व्यक्ति एक ही समय वित्त आयोग योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। और डी है, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों के परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 के इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से। एक एक करके अगर हम देखें इन सभी कथनों में, तो पहला जैसे कहा गया कि वित्त, ना तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यहीं से ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला आपको ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। हमें देखिए कौन सा कथन सही है, सिर्फ वो जानना है। दूसरा, यहाँ पे कहा गया कि वित्त आयोग का क्षेत्र बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगपूर्ण पुनरीक्षण करता है, राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। ये कथन यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा, सही है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है, ऐसा कहीं भी उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है कि ऐसा कुछ लिखा है, तो ये भी गलत है। और वित्त आयोग योजना आयोग के कार्यों की दायित्वों के परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है, ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आसान है। नीति आयोग का अस्तित्व कब सामने आता है? 1 जनवरी 2014, 1 जून 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जून 2015। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को यहाँ पर अस्तित्व में आता है। तो आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का सी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नीति आयोग को लेकर के वर्तमान समय देखा जाए तो योजना आयोग की समाप्ति के साथ योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह पे हमने नीति आयोग को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। और योजना आयोग जो कार्य यहाँ पर करता था वर्तमान समय में, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों को नियंत्रित करना, उसको दिशा निर्देशन तय करना, देश के आगे विकास की रणनीतियाँ तय करना, वो काम यहाँ पर नीति आयोग का है, एक तरीके का थिंक टैंक। नेक्स्ट है, भारत सरकार नीति आयोग 2 आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह भी कहा जाता है। इस नीति आयोग का देखा जाए तो पूरा नाम क्या है? पहला, नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन या राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार सूचना। बी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय समेकित संधि संस्थान। नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय बौद्धिक ट्रेनिंग संस्थान। उपर्युक्त में से कौन सा इसमें है या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है? 15 का आंसर क्या होगा? ये भी एक फैक्चुअल डेटा है। जैसा कि हमने देखा, नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पे लेके आया गया, स्थापित किया गया और उनके जैसे कार्यों को यहाँ पर ये करते हैं, एक थिंक टैंक के रूप में यहाँ पर वर्तमान समय में कार्य करते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं योजनागत और नीतिगत पहलुओं को लेकर के। इनका जो नीति का जो फुल फॉर्म यहाँ पर होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? ए, आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरीके से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। बी, निर्देशात्मक योजना में किसी भी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। सी, आदेशात्मक योजना सभी आर्थिक क्रियाकलापों लोक क्षेत्र के हाथ में होती है, जबकि निर्देशात्मक योजना में निजी क्षेत्र के हाथ में होती है। और डी है, निर्देशात्मक योजना में लक्ष्यों की सिद्धि सरलता से हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं, आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में मूलभूत जो अंतर है वो आपको इसमें क्या दिखाई देता है? ए, बी, सी, डी, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए ये देख लेते हैं, आप लोग अपना अपना आंसर जो दे रहे हैं। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में जो आधारभूत अंतर है, देखिए यहाँ पे सरकार जो होती है योजनागत चीज़ों को दो अलग अलग तरीके से अर्थव्यवस्था में चलाए मान रखती है। एक आदेशात्मक भी तरीका होता है, एक निर्देशात्मक होता है। आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरीके से लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना बाजार प्रणाली के कार्यक्रम सुधारने को केवल एक साधन माना। कहने का मतलब है, आदेशात्मक जो योजना होती है उसमें सरकार नियंत्रित होती है, अर्थात सरकार बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो कहेगी आपको वही करना है। जबकि निर्देशात्मक जो व्यवस्था होती है मूलतः उसमें क्या होता है, बाजार प्रणाली अपने अनुसार यहाँ पे चलती रहती है, और जब भी अव्यवस्था जो होती है अव्यवस्थित होने शुरू हो जाती है तब यहाँ पे सरकार जो होती है हस्तक्षेप करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था आधारभूत अंतर क्या है, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो रोलिंग प्लान बताएं किसके द्वारा ये सुझाव लेकर आया गया था? ए है जी मेडर, डब्ल्यू ए लेविस, आर नरकशे या ए सैमुअलसन। तो बताएं रोलिंग प्लान भारत में कब लागू किया गया, किसके कह सकते हैं कि सुझाव पर लागू किया गया था? इसमें हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जे मेडर के द्वारा। रोलिंग प्लान भारत में कब लागू हुआ? तो 1978 में। किसकी सरकार थी? तो मोरारजी देसाई की जनता सरकार उस समय शासन कर रही थी और उनके समय में पंचवर्षीय योजना की जगह पर यहाँ पे रोलिंग प्लान को लागू किया गया था, लेकिन इसके बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं, इसलिए अगली सरकार जैसे इंदिरा गांधी की 1980 में बनती है, वापस से पंचवर्षीय योजना फिर से प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की संकल्पना यहां पर ली गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन सी पंचवर्षीय योजना में बताइए समाजवादी ढांचे की परिकल्पना यहां पे संकल्पना ली गई थी? ABCD में इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें से राइट आंसर जो है, अगर हम बात करें समाजवादी ढांचे की परिकल्पना आपको मिलती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1956 से 1961 तक की एक स्थिति में देखी जाती है। इसे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसे तैयार किया था महालनोबिस ने और उसके आधार पर इसे स्टार्ट किया गया था। और इसमें देखा जाए तो तीव्र औद्योगिकरण को भी यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई थी और साथ ही साथ यहाँ पे समाजवादी ढांचे की स्थापना का भी संकल्प इसमें लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट देखते हैं 19, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, बी, समावेशी एवं धारणीय विकास, सी, बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, या डी, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 2012 से लेकर के 2017 तक योजना आयोग के द्वारा यहाँ पे तैयार की गई और इसमें अगर हम देखें जो यहाँ पे एक थीम रखी गई, मूल रखा गया था, वो था तीव्रतर धारणीय और ज्यादा समावेशी विकास। तो आंसर हो जाएगा 19 का डी। चलिए यहाँ सूचियां दी गई हैं और ये क्वेश्चन कुछ बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन सा विकास मॉडल पे आधारित है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उसके हिसाब से आपको एक कूट यहाँ पर मिलान करके चूज करना है। इसमें देखिए प्रथम है एस चक्रवर्ती मॉडल, द्वितीय है हैरोल्ड डोमल मॉडल, सी है अशोक रुद्र मॉडल और डी है यहाँ पे महालनोबिस मॉडल। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कूट देख लीजिए, पहला है 1 3 2 4, दूसरा है 2 4 1 3, सी है 3 1 2 4 और डी है 2 1 4 3। तो बहुत आसान है, हम सबको पता है पहला कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय अभी हमने देखी यहाँ पे कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो आपको अगर 2 मिल जाते हैं, तीसरा चौथा निकालना आसान हो जाएगा। तीसरे को कर देना है यहाँ पे एस चक्रवर्ती और चौथे को कर देना है आपको अशोक रुद्र मॉडल। तो हो जाएगा आपका 2 4 1 3। 2 4 1 3 देखिए तो ये रहा बी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ऐसी एक और सूची है। दूसरी जो चीज पूछी जाती है कि कौन सी योजना किस कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो है किस प्रकार के कार्यक्रम पर आधारित थी, कौन सी चीजें यहाँ पे शुरू की गई, तो उसको लेकर के है। जैसे प्रथम योजना है तीव्र औद्योगिकरण, द्वितीय योजना सामुदायिक विकास, तृतीय योजना आधारभूत उद्योग प्रसार, चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पंचम योजना स्वावलंबन की प्राप्ति में स्थिरता। तो यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ पर कूट का सही चयन करना है। ए है 1 2 3 4 5, बी है 2 1 4 5 3, सी है 2 1 3 4 5 और डी है 2 1 3 5 4। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर क्या है? इसको भी मिलान करके पता कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो प्रथम अभी द्वितीय योजना है उसको तो जस्ट अभी हमने यहाँ पे फिनिश किया, तो दूसरे का हम देख सकते हैं तीव्र औद्योगिकरण है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 2 में आपको 3 बार 1 1 है, तो इससे आपको इसका अंदाज़ा नहीं लगेगा। तृतीय योजना को देखें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आधारभूत उद्योगों का प्रसार है। और प्रथम योजना जो है वो सामुदायिक विकास पर यहाँ पे आधारित है। लास्ट के बचे दोनों। चतुर्थ योजना को देखें तो यहाँ पर आपको स्वावलंबन की प्रगति, प्राप्ति और स्थिरता पर समृद्धि पर आधारित थी। वहीं पंचम योजना में देखें तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 1 3 5 4 यानी कि डी आंसर। ठीक है, चलिए
अब आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि आपको देखा जाए तो करंट ओरिएंटेड हैं, उन करंट से रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वित्त आयोग थोड़ा चर्चा का विषय था, उस पर एक क्वेश्चन है। वित्त आयोग यानी एफसी फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त मंत्री को एफसी का गठन करना आवश्यक है। और तीसरा है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के 5 वर्ष की अवधि को इसमें शामिल होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3? तो बताएं, वित्त आयोग के संदर्भ में 3 जो कथन दिए गए हैं, इसमें 3 कथनों में से आपका कौन सा कथन इसमें सही है? उस हिसाब से अपना एक आंसर चूज करें, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा आंसर समझने का प्रयास करेंगे। ए, बी, सी या डी में से। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, वित्त आयोग जैसा कि हम सभी को पता है क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, वो तो 100% हमने डिस्कस भी कर लिया था। केंद्र राज्यों के बीच और राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप देखा जाए तो कर से प्राप्त आय के वितरण के लिए विधि एवं सूत्र निर्धारित करता है, इसलिए कथन एक आपका सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष से उससे पहले वित्त आयोग का गठन करना यहाँ पे आवश्यक है, इसके कारण आपका कथन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। वित्त मंत्रालय नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नवंबर 2017 में एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया और इसकी सिफारिशों में 2021-22 से 2025-26 तक के 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है। यहाँ पे कथन 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा है? 1 3 का सी है। ठीक है, सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट के संदर्भ में क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्रीय बजट के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, बजट को लोकसभा द्वारा बहुमत के समर्थन से पारित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो बताएं, बजट के संदर्भ में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है वो बताना है। ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 को देखिए, यहां पे क्या कहा गया? कहा गया कि 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यहां पर आपको कहा जाता है और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी एक नोडल निकाय या एजेंसी होती है। अतः कथन 1 देखा जाए तो सही नहीं है। वहीं यह बजट केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा की स्वीकृति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, इसलिए इस विधेयक को पारित होने के लिए लोकसभा बहुमत का समर्थन होना चाहिए, इसलिए आपका कथन 2 सही है, अर्थात केवल 2 सही है। मींस आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई द्विआयामी विकास रणनीति की तर्ज पर यहां बनाया गया। दूसरा, यह रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। और तीसरा, पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जो पिछले 1 दशक में सबसे अधिक वृद्धि है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, बी कहता है 2 और 3, सी कहे है केवल 1 और 3, डी कहता है 1 2 3 तीनों ही यहां पे सही है। तो बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी में से? केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों यहां पे देखा जाए तो आपको फरवरी में यहां पे आ गए थे। आई होप आपने उसे पढ़ा होगा, उसको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए उसके बारे में अच्छे से एक बार रिवीजन जरूर कर लें। उस पर दोनों पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखें, केंद्रीय बजट मुख्य विषय यहां पर इस साल का था समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना और विशेष रूप से सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करना था, जिसमें किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शामिल किया गया। वंचितों को समग्र प्राथमिकता यहां पर दी गई। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर यहां पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई द्विआयामी विकास रणनीति की तर्ज पर किसी क्षेत्र के प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजित करना, विकास को आगे बढ़ाना जैसी पहलुओं को इसमें शामिल किया गया। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाना, विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व को यहां पर एकत्र करना, उसको जुटाना, इसलिए कथन 1 आपका इसमें सही है। इसके बाद नई आयकर व्यवस्था, जिसमें छूट की सीमा क्या थी और टैक्स स्लैब यहां पर आपको लेकर आए गए। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया
और बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक वृद्धि यहां पर आपको इसमें की गई है, इसलिए कथन 3 इसमें सही है। सीमा शुल्क परिवर्तन, मोबाइल फोन निर्माण, झींगा हेतु खाद्य के लिए कुछ निर्दिष्ट निविष्टियों के आयात में कमी, सिगरेट, सोने की वस्तुएं, यौगिक रबड़ आदि के आयात में वृद्धि की गई। वहीं रेलवे के पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक के सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ किया गया, अतः कथन 2 भी यहां पर आपका सही है। तो देख सकते हैं कथन 2 सही है, कथन 3 सही है और कथन 1 भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कम राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति और कर्ज का बोझ जो है वो बढ़ सकता है। दूसरा, उच्च घाटा को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेतक के रूप में देखा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कहता है ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इसमें से क्या होगा वो बताएं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, राजकोषीय घाटा के संदर्भ में कहा जाता है कि सरकार का जो भी कुल व्यय और उसके कुल राजस्व में उधार को छोड़ करके जो बीच यहाँ पे अंतर आएगा, हम राजकोषीय घाटे को उसके माध्यम से पता करते हैं। राजकोषीय घाटा जो संकेतक होता है कि दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों के वित्त पोषित करने के लिए किस सीमा तक यहाँ पर उधार लेना चाहिए, और इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। ऋण स्तर में वृद्धि, मुद्रा का मूल्यह्रास, मुद्रास्फीति के कर्ज के बोझ में वृद्धि का यहाँ पे कारण बन सकते हैं, अतः कथन 2 यहाँ पर कथन 1 आपका सही नहीं है। और जबकि कम राजकोषीय घाटा, राजकोषीय प्रबंधन, सुचारू अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेतक होते हैं, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, अर्थात आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन को या तो पूंजी खाता या चालू खाता लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारत में निवासी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 को लेकर के ए, बी, सी, डी में से यहाँ पर आपको कौन सा कथन कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 कथन दिए गए हैं, उन 2 कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो 1999 में यहाँ पर लेकर आया गया, यह अधिनियम भारत में विदेशी मुद्रा के लेन देन, उसके प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा यहाँ पे प्रदान करता है। फेमा जो कि 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ, इसके तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन, चाहे वो पूंजी खाते से हों या फिर चालू खाते, लेन देन के रूप में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया। कथन 1 इसलिए यहाँ पे सही है। निवासी भारतीय के संदर्भ में अगर हम देखें तो फेमा 1999 की धारा 2.5 में भारत में रहने वाले व्यक्ति को फेमा 1999 की धारा 2.5 में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़ दें तो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यदि 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाला व्यक्ति है तो उसे यहाँ पर उसे मान लिया जाएगा वो भारत में रहने वाला यहाँ पर व्यक्ति 182 दिन से अधिक रह रहा है। तो यहाँ पर कथन 2 आपका सही हो जाएगा। भारत में पंजीकृत निगमित कोई भी व्यक्ति या कारपोरेट निकाय इसमें शामिल होते हैं। भारत में कार्यालय, शाखा, एजेंसी, स्वामित्व, नियंत्रण भारत के बाहर के किसी भी व्यक्ति के पास यहाँ पर हो सकता है, और भारत के बाहर का कोई कार्यालय, शाखा, एजेंसी जिसका स्वामित्व, नियंत्रण भारत किसी भी निवासी के व्यक्ति के द्वारा भी किया जाता है, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम फिर से यहाँ पर कुछ और टॉपिक का रिवीजन करने के लिए आएंगे। आज यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपने हल किए हैं उसमें किसका कितना सही है, जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें ठीक करते चलना है, क्योंकि गलतियाँ इसके माध्यम से जब आप रिवीजन डेली बेसिस पे करते हैं, टेस्ट डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो खुद की प्रोग्रेस भी पता चलती हैं, गलतियाँ पता चलती हैं, और उन गलतियों को सुधारना कैसे है वो भी साथ साथ पता चलता है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, जो कन्फ्यूज़न हो रही है उसे दूर करते चलना। ठीक है, और इस आरओ प्रीलिम बूस्टर सीरीज का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए डेली बेसिस पे एक टारगेट है, वीकली एक टारगेट है, पढ़ने को लेकर एक सही टाइम टेबल देना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो गलतियाँ हैं उसको सीख करके समय रहते ठीक कर लेना है, क्योंकि समय निकल जाएगा तो फिर समस्या आ जाती है। इसलिए समय रहते उसे ठीक करना है और सिलेक्शन इस बार जरूर लेना है। तो कल मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स को लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।